अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं ऑन रज़ा और सईद बलोच साहब। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर हर गुजरते घंटे के साथ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज के रोज़ इंतहाई अहम और बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तो पाकिस्तान में जो वफाकी हुकूमत है उसमें से जो वज़ीर हैं उनके रद्द-बदल का फैसला किया गया है और इस नाजुक तरीन मरहले के अंदर क्यों अहम तरीन वजारतों में वज़ीरों को तब्दील किया गया है, इसके पीछे कहानी क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर उसके बाद अचानक अदालतों के अंदर इमरान खान साहब के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होना शुरू हो चुके हैं। जाहिर है अब इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी माहौल चल रहा है वो कुछ यूँ चल रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, या हम कह लें कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ उनके जो चांद एक मोरे हैं वो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर गुफ्तगू करते हैं। फैसल बावड़ा साहब हों या दीगर पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी हों तो वो मौजूदा हुकूमत की करप्शन की और मौजूदा हुकूमत की नाअहलियों की कहानियाँ हमें सुनाते हैं। और इसी दौर के अंदर इमरान खान के साथ खुफिया मुलाकात का भी चर्चा है। और फिर अदालतों के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कल के रोज़ जो है वो दोनों अदालतों के अंदर इमरान खान के केस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। सारा मंजरनामा आपके सामने रखेंगे। सईद बलोच साहब, सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अचानक ये वजारतों में तब्दीली की खबर सामने आई है कि जी अहम तरीन वजारतें जो हैं उसमें से वजीरों को तब्दील किया गया है। पहले तो बताएं कि पूरी खबर क्या है और फिर इसके पीछे कहानी क्या है। बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, हुकूमत नहीं चल रही। अब इस बारे में तो जो हुकूमत के अपने कुछ लोग हैं वो भी इसके ऊपर शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। बल्कि अब आप मुख्तलिफ टॉक शोज़ देख लें, उसके अंदर हुकूमत का मौक़िफ़ ये नहीं रहा कि हम अच्छे अंदाज में हुकूमत चला रहे हैं, बल्कि अब उनका जो डिफेंस है वो इस नुक्ते पर लिया जा रहा है कि जी अगर आप हमें हटाएंगे या हमें तब्दील करेंगे तो आपके पास और ऑप्शन क्या है। इसका मतलब ये है कि वो ये समझ बैठे हैं कि हुकूमत या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास हुकूमत चलाने के लिए, रियासती मामलात चलाने के लिए और हमारे अलावा और कोई ऑप्शन दस्तयाब ही नहीं है। हालांकि ये उनकी गलत फहमी है। ऑप्शन हमेशा दस्तयाब होता है। चलें जी, पहले इस्टेब्लिशमेंट के पास 3 ऑप्शन होते थे। एक ऑप्शन मुस्लिम लीग नून, दूसरा पीपल्स पार्टी, तीसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब चौथा ऑप्शन जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद अपने आप से अखज़ कर लिया है और वो चौथा ऑप्शन है वो खुद। मिसाल के तौर पे इस वक्त 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी हुकूमत में है, एक मुस्लिम लीग नून और दूसरी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, अगरचे वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो आईनी ओहदे लेकर बैठे हैं हुकूमत के फार्मूले के तहत कि वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून चलाएगी, चेयरमैन सेनेट, इसके अलावा सदर पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के 2 गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो इस फार्मूले के तहत इसके अलावा डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो ये फार्मूले ऑलरेडी इसके तहत दोनों जमातों के अंदर एक इत्तेफाक मौजूद है। और देखें कि हुकूमत चलाने के हवाले से मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ भी वक्तन फवक्तन उनकी मुशावरत होती रहती है। तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के अमल से बिल्कुल बाहर है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के पास जो 3 ऑप्शंस थे उनमें से 2 तो एग्जॉस्ट हो गए, यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और वो हुकूमत उनसे नहीं चल रही। इस बात का एतराफ खुद हुकूमती वज़रा बैठ कर करते हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जानिब से आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में ग़ालिबन या हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कल रात को एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत की शरह 28 से 29% है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो इशारे जारी किए गए हैं वो दुरुस्त नहीं है, यानी वर्ल्ड बैंक ने इससे भी ज्यादा गुर्बत बताई है। और ये इंतहाई एक खतरनाक और खौफनाक चीज़ है। और इस वक्त सूबाई बजट में जिस तरह कट लगाए गए हैं और उसके जो असरात आगे अगले 1 साल में, यानी जून 2026 से जून 2027 में सामने आने वाले हैं, ये लोग IPPs की कैपेसिटी पेमेंट को भी भूल जाएंगे कि हमने ये जो सेहत और तालीम के शोबे के अंदर जो हम बारूदी सुरंगें लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे सेहत का बजट सिर्फ पंजाब में रवां साल 208 अरब से ज्यादा की कटौती हो चुकी है। तो ये बजट जो है ये आपने वफाक को पैसा देना है। तो इसका मतलब ये है कि सेहत के मामले में 208 अरब रुपए जो पंजाब के अंदर खर्च होना थे वो सारे काम रुक जाएंगे जो इन 208 अरब रुपए से होने थे। तो आपके तो सूबों के अंदर पहले ये हालत है कि फंड्स दस्तयाब नहीं है। एक सिरिंज से आप 10-10 बच्चों को टीके लगा रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ तौसा शरीफ जैसी एक छोटी सी तहसील में 331 बच्चों में और 3 खवातीन में गालबन ये 334 लोग थे मजमूई तौर पर जिनमें एड्स का मर्ज जो है वो फैल चुका है। इसके अलावा बिहाड़ी से बाद में केसेस सामने आए, 1-2 और तहसीलों से सामने आए। तो सवाल ये है कि आपकी गवर्नेंस कहाँ पर है। तो ये खराबियां ऑलरेडी सिस्टम के अंदर मौजूद थी और मुस्लिम लीग नून अब अपनी बैड गवर्नेंस का दिफा नहीं कर रही। उनका दिफा सिर्फ इतना है जी कि अच्छा ठीक है जी, अगर हम नहीं तो फिर कौन।
तो ये उनका टोटल डिफेंस है, जबकि दूसरी जानिब ताकतवर हल्के ये समझते हैं कि कुछ शफलिंग होनी चाहिए। आपको याद है इमरान खान साहब के दौर में उनकी एक आदत अच्छी लगे किसी को या बुरी लगे, लेकिन कम अज कम वो अपने वज़रा की परफॉर्मेंस लेते थे। और उस वक्त हमने ये पहली बार पाकिस्तान में देखा था कि वज़रा की परफॉर्मेंस ली जाती, उनसे प्रेजेंटेशन ली जाती, 10 में से उनको नंबर दिए जाते। और उस वक्त सबसे ज्यादा बेहतरीन कारकर्दगी इमरान खान साहब के दौर में 2 वफाकी वज़रा की थी, जिनमें पहले नंबर पर शाह महमूद कुरैशी साहब बतौर वजीर खारजा थे और दूसरे नंबर पर वजीर मवासलात मुराद सईद साहब की वजारत थी। तो ये चीजें एहतसाब होना, अकाउंटेबिलिटी होना, पूछ बूछ होना, ये बहुत जरूरी है। यानी आप वज़रा को शुतर बेमुहार तो ना छोड़ेंगे, यार आपने कोई खराबी पैदा की है तो उसको ठीक करना भी आपका काम है, उसको ठीक करें। बहरहाल अब ये इशारे तो हमें काफी दिनों से मिल रहे थे कि वफाकी काबीना के अंदर कुछ रद्दोबदल होने वाला है। कुछ लोगों की जानिब से तो ये भी कहा गया कि ये रद्दोबदल सिर्फ वफाकी काबीना के अंदर नहीं है, बल्कि ये आइंदा निजाम के अंदर आने वाली उस शफलिंग की जानिब भी, जो रिशफल होने वाली है चीजें, ये उसकी जानिब पहला कदम हो सकता है कि आप अचानक चीजों को तब्दील नहीं करते, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलते हैं और फिर कौमी हुकूमत की तरफ जो मामलात जाने हैं उसकी तरफ ये चीजें जाएंगी। अभी आज ये खबर भी चल रही थी कि इस वक्त जो 4 वफाकी जो वज़रा जिनसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज्यादा खुश है, उसमें अकील मलिक साहब हैं, बिलाल अजरकियानी साहब हैं, अली परवेज मलिक साहब हैं और आपके तिलाल चौधरी साहब हैं। ये 4 लोग हैं जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की नजर में भी अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी जानिब बाकी आप काम देख लें, वजीर दिफा साहब हों, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। और उनके बारे में अब ये ताज़ा तरीन इतलात है कि मोहसिन नकवी साहब से वजारत दाखिला लेकर अब उनको शायद वजारत खारजा देने का प्लान बन चुका है। इसी तरह इसहाक डार साहब को वजीर खजाना बनाया जाएगा। तो ये तब्दीलियां होने वाली हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत 2 साल में कोई बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। जब आप वजारतें रिशफल करते हो तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ खराबी तो थी, कि उस खराबी को दूर करने के लिए आपने ये सारी चीजें की हैं। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या महज वजारतें रिशफल करना जो है वो एक हल है, या इस पर बाकायदा नई काबीना आनी चाहिए थी, नए लोग आने चाहिए थे। वजारतें अगर तब्दील होनी चाहिए थी तो नए चेहरे सामने लाए जाते, जिसके बारे में हमारी एस्टेब्लिशमेंट कहती है जी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कि यानी जिस बंदे की जो स्पेशलाइजेशन है किसी शोबे में, आप उसी से मुतलका बंदे को आप बिठाएं। अब मोहसिन नकवी साहब एक सहाफी थे, बिजनेसमैन सहाफी, आपने उनको उठाकर वजीर दाखिला बना दिया। अब वो वजारत दाखिला की जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, 2009 के बाद पहली बार आपके मुल्क में इतने ज्यादा हमले हुए हैं कि आपके पास जो है वो अमन के दौर में भी आपके तकरीबन साल के अंदर कोई 6,500 से 8,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार प्लस आम आवाम अब तक शहीद हो चुके हैं। तो इतनी खराबी, और ये वो मोहसिन नकवी साहब हैं जिन्होंने इस्लामाबाद के अंदर अपने शहरियों के ऊपर गोली चलाई। इसके अलावा कहा बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में कि वहाँ तो वो तो पूरी सिचुएशन एक SHO की मार है। उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान में बैक वक्त 10 शहरों के अंदर हमले किए, बैंक लूटे, जलाओ घिराव किया, जो है वो सिक्योरिटी जो चेक पोस्टें थी उनके ऊपर हमले किए गए। तो ये सिचुएशन बिगड़ी थी। और उसके एजाज में आप देखें जी कि मोहसिन नकवी साहब को वजारत खारजा दी जा रही है, उसकी इतलात हैं। मोहसिन नकवी साहब ने ईरान और अमेरिका के मामलात के अंदर हमने देखा कि बड़े विजिट किए बाहर के, और जाहिर है प्रैक्टिस करवाई गई उनको जो अपना ईरान के साथ फील्ड मार्शल के साथ वो हर दौरे के अंदर पेश थे। हमने देखा कि वो व्हाइट हाउस भी गए, ईरान भी जाते रहे। तो इन चीजों को देखते हुए मोहसिन नकवी साहब की CV को अपग्रेड किया जा रहा है या उन्हें बनाया जा रहा है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब को मेरे ख्याल में इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। मोहसिन नकवी साहब का पीर बड़ा तगड़ा है, और मोहसिन नकवी साहब का पीर इतना तगड़ा है कि वो जब चाहे वो देखे ना, उनको तो कोशिश ये भी की गई थी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें। ये तो नवाज शरीफ साहब को भनक पड़ गई जब शहबाज शरीफ साहब 2024 में अजरबैजान के दौरे पर थे। अचानक यहाँ से नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहुंचा कि फौरन इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, वरना एस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का जो है वो इरादा कर चुकी थी। और अगर मोहसिन नकवी साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो इस वक्त आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एक कठपुतली बन चुके होते, और वो कभी कभार शायद उनको हवा लगवाने के लिए, सदर की तरह उनको भी हवा लगवाने के लिए बाहर लाया जाता। बसूरत दीगर सारे काबीना के मामलात या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के जितने भी मामलात थे वो सारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब चला रहे होते। तो मोहसिन नकवी साहब को मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों की या इस तरह के पोर्टफोलियो की या इस तरह की कामयाबियों की ज़रूरत ही नहीं है। वो जब निगरान वजीर आला पंजाब बने तो उनका कोई उस वक्त मेरिट नहीं था, कोई उनका क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन बन गए। चेयरमैन PCB बना दिए गए। अब उनके देख लें उठा के, जब से वो चेयरमैन PCB बने हैं
उस वक्त से लेकर आज तक हम आपकी क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी है। आप बांग्लादेश से टेस्ट मैच आ रहे हैं, बांग्लादेश से वनडे मैच आ रहे हैं, आप बांग्लादेश से T20 मैच आ रहे हैं। ये ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद 2023 से ये चीजें सारी तसलसल के साथ हो रही हैं। फिर आप देखें कि ईरान वाले मामले पर जो चीजें हैं वो मेरे ख्याल में ऑलरेडी मोहसिन नकवी साहब की बजाय फील्ड मार्शल साहब खुद देख रहे थे। इसके अलावा पसे पर्दा जो चीजें इस पर सामने आ रही हैं वो कतर का बहुत बड़ा किरदार सामने आ रहा है। और कल या परसों, मेरे ख्याल में परसों शायद, फाइनेंशियल टाइम्स ने इसके ऊपर बाकायदा एक स्टोरी भी की है कि पसे पर्दा पाकिस्तान के अलावा जो सबसे ज्यादा मेहनत की है इस मुआहदे को अमली जामा पहनाने में, वो कतर का किरदार है। अच्छा, तो ये चीजें हैं जो पसे पर्दा चल रही थी। तो उसमें फील्ड मार्शल साहब के 2 दौरे ईरान के किए गए, जिसमें जब वो दूसरा दौरा उन्होंने किया तो शर्त यही रखी गई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकात करवाई जाए ताकि हतमी शक्ल इख्तियार की जाए, क्योंकि पासदारान इनकलाब का एक अपना मौक़िफ़ था, जो सियासी क़यादत मुज़ाकरात कर रही थी उनका मौक़िफ़ तो कुछ डिफरेंट था, क्योंकि पासदारान इनकलाब का मौक़िफ़ वो हार्ड लाइनर है, वो नरमी दिखाने की वो उसमें नहीं थे, नरमी दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए फिर हतमी मंजूरी के लिए फील्ड मार्शल साहब ने मुलाकात की सुप्रीम लीडर के साथ, और फिर वहां से चीजें जो फाइनल हुई फिर वो हमने आगे देखा कि वो यहाँ पे एक और चीज बताइएगा, जिस तरह वजीर खारजा है, अभी तब्दीली की बात हो रही है, वजारत खारजा दी जाएगी मोहसिन नकवी को, फिर वजारत दाखिला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट शायद फिर अपना बंदा लाएगी, इस तरह दाखिली और खारजी अमूर वो अपने पास रखेंगे। मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब को वजारत दाखिला, देखिए राना सनाउल्लाह साहब हो या जो कोई भी हो, राना सनाउल्लाह साहब भी 2022 में वजीर दाखिला रह चुके हैं, और उस वक्त भी उनकी जानिब से ताकत का इसी तरह बेदरेग इस्तेमाल किया गया था, और इमरान खान साहब को चैलेंज दिया गया था कि आप इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होकर दिखाएं। उसके बाद इमरान खान साहब 25 मई 2022 का लॉन्ग मार्च उठा के देख लें, उन्होंने यहाँ आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके सामने आकर ब्लू एरिया में खत्म किया था, और ये रेड जोन एक्सटेंडेड था। उस वक्त आपके 0 पॉइंट से लेकर फैसल मस्जिद चौक तक आपका जो है रेड जोन था। तो ये चैलेंज देना, वो सियासी जमातें इन चीज़ों से बहुत ऊपर की चीज़ें होती हैं। राना साहब खुद भी एक सियासी कारकुन है, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। तो ये कहना जी कि वो ज़्यादा सख्त साबित होंगे। मुझे बताएं, मोहसिन नकवी साहब के दौर में सीधी गोलियां चल चुकी हैं इस्लामाबाद के रेड जोन में, जिना एवेन्यू पर, दिन को हमारी आंखों के सामने चलती रही हैं, रात को हमारे साफी दोस्तों ने खुद वहां पर गोलियां चलते ये सारी जो है वो चीजें देखी हैं। तो अब उसके बाद आपने क्या, रियासत ज्यादा से ज्यादा शहरियों को गोली से डरा सकती है, वो आपने गोली मार ली है। अब जो लोगों का डर खौफ था आपने वो उतार दिया। बच्चा उस वक्त तक आपसे खौफ खाता है जब आप बच्चे को पहला थप्पड़ नहीं मारते। जब आप बच्चे को पहला थप्पड़ मार देते हैं ना, तो बच्चा ये महसूस कर लेता है, अच्छा थप्पड़ ऐसा होता है, ये ऐसे मर लगता है और इस तरीके से दर्द होता है, तो वो उसका डर खौफ फिर उतर जाता है। जब आप बच्चे को थप्पड़ दिखा के कि ये इशारा करते हैं कि थप्पड़ मारूंगा, तो बच्चा खौफ ज्यादा रहता है कि पता नहीं अब ये थप्पड़ क्या होता है और मुझे थप्पड़ पड़ेगा तो पता नहीं क्या महसूस होगा। तो वो आपने एक डर खौफ होता है रियासत का कि जी रियासत डंडा उठाएगी, मारपीट करेगी। आप लाठीचार्ज भी कर लिया, मुकदमात भी बना लिए, आपने घरों में छापे भी मार लिए, आपने कारोबार भी तबाह कर लिए, आपने लोगों के मकान गिरा दिए, आपने उनको नौकरियों से निकलवा दिया, आपने बगावत, गद्दारी और दहशतगर्दी के पर्चे भी कटवा लिए, आपने गोलियां भी मार ली, आपने लोगों के नाखन तक खींच लिए पुलिस की गाड़ियों में जब आप बिठाते थे। तो फिर पीछे क्या रह गया? बिल्कुल तो ऐसे चीजें मेरे ख्याल में अब राना सनाउल्लाह साहब आए या जो है कोई हाजिर सर्विस किसी अफसर को आप जो है वो वज़ीर दाखिला में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप ने अगर सीधी गोलियां चला दी हैं, इसके बाद ठीक कह रहे हैं कि जुल्म की कोई और हमने अब क्या करें, एटम बम मारेंगे, हद बचती नहीं है। हाँ, क्या बंदे इकट्ठे करके फिर एटम बम मारने और क्या गोलियां मारेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा बड़ा अहम तरीन है। अचानक से जाहिर है वैसे तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर हमारा जो अदालती निज़ाम है वो एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर कर चुका है, लेकिन अदालतों में कल के लिए इमरान खान साहब के अहम तरीन मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हैं। सईद बलोच साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर खान साहब की जो कल तौहीन अदालत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं और मुलाकात से मुतल्लिक भी शायद कोई दरखास्तें हैं, क्या अपडेट्स हैं उस हवाले से? देखिए, इमरान खान की बहन उज़मा खान साहबा की जानिब से कुछ दरखास्तें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और उसमें हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे, लेकिन उन अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, नहीं हुआ। तो उनके जो हाई कोर्ट के अहकामात हैं उन पर अमल दरामद ना होने के हवाले से कुछ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दायर की गई थी और उसमें तौहीन अदालत की दरखास्तें भी शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरखास्तें दायर की गई हैं
इसमें कुछ मुतफरक दरखास्तें भी हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की सरबराही में ये बेंच है जो कल इस पर समाअत करेगा। सलमान अकरम राजा ने इमरान खान से मुलाकातें न करवाने के हवाले से हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। और इसमें ये देखें कि पहले ईद उल अज़हा से पहले सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब से एक मुलाकात की गई थी और उस मुलाकात में चीफ जस्टिस की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि ईद उल अज़हा के बाद आपकी जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएंगी। लेकिन फिर जून के शुरू में ये खबर सामने आई, बताया गया जनाब के ये इमरान खान साहब के मुकदमात तो ईद के बाद समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुए। और कहा गया कि जनाब ये जो इमरान खान साहब के हवाले से मुकदमात उनकी बहन उज़मा खान ने दरखास्तें दायर की थी वो फिक्सेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है और इस वजह से वो दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं, क्योंकि उनमें अभी टाइम है कि पहले जो दरखास्तें आई हुई हैं पहले वो सुनी जाएंगी, बाद में वो सुनी जाएंगी। शायद ये न्यू पॉलिसी यही है। देखिए पॉलिसी जो मर्जी हो, आपको भी पता है कि जो अहम नौइयत के सियासी मुकदमात होते हैं वो कभी भी पॉलिसी के मुताबिक नहीं चलते। और आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब मुकदमात आते थे तो वो हर अगले हफ्ते कम अज कम लाजमी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाते थे। क्या उस वक्त फिक्सेशन पॉलिसी नहीं थी? उस वक्त भी थी। सुप्रीम कोर्ट में फिक्सेशन पॉलिसी तो आ रही है आपके जो साबिक चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, उनके दौर में उन्होंने बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट की। उन्होंने कहा कि यार ये 1992 से हमारे पास क्रिमिनल पिटीशंस पड़ी हैं, ये 30-30 साल पुरानी क्रिमिनल पिटीशंस हम क्यों ना पहले सुने कि इससे बजाय इसके कि जो नई आ रही है उसी को लगाया जा रहा है। तो वो पुरानी दरखास्तें उन्होंने सुनना शुरू की। लेकिन जो अहम मुकदमा आता था, जैसे सियासी नौइयत के मुकदमात, आपको पता है कि ये अहम नौइयत के होते हैं, ये बराह रास्त आपकी मुआशी पॉलिसी, इक्तसादी पॉलिसी, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी और आपकी खारजा पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो ये चीजें जो है ये फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाती। माजी में भी यही प्रैक्टिस रही है, अभी भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए थी। लेकिन अब आपने जैसे बात की कि वो एग्जेक्टिव का इख्तियार अदलिया के ऊपर आ चुका है। अब अदलिया वो आजाद तो अदलिया है नहीं, अब जज लग रहे हैं वजीर आजम की मर्जी से, जज लग रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, वज़ारत कानून की मर्जी से, वज़ारत कानून की मर्जी से पिक एंड चूज हो रही है। आईनी अदालत में जो जज गए हैं उसमें अमीनुद्दीन साहब 15 दिन पहले उनको आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बना दिया, वो रिटायर होने वाले थे, चौथे नंबर पर थे। भाई चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को आईनी अदालत का सरबराह क्यों नहीं बनाया गया? फिर जस्टिस मंसूर अली शाह थे, मुनीब अख्तर थे, आपने अमीनुद्दीन साहब को बनाया। फिर उनके बाद 4-5 आपने जज छोड़ दिए, फिर आपने उठा लिया अली बाकर नजफी साहब को, फिर आपने हसन अजहर रिजवी साहब को दरमियान में, फिर आपने सारे छोड़ दिए। आमिर फारूक को उठा लिया, आमिर फारूक को उठा लिया। आमिर फारूक साहब जो है वो कुछ 18वें 19वें नंबर पे आते थे उस वक्त। तो ये पिक एंड चूज की आईनी अदालत के नए आने वाले चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस है, जहरी बात है। और लेकिन हाँ ये बात है कि वो कॉम्पिटेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये सईद बलोच साहब जो हवाएं चल रही हैं और बातें भी हो रही हैं कि ज़ाहिर है हुकूमत के लिए अगर थोड़ा बहुत माहौल गर्म होना शुरू हो गया तो कल कोई ऐसी खबर अनएक्सपेक्टेड सी सुप्रीम कोर्ट से आ सकती है कि खान से मुलाकात के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे या तौहीन अदालत में किसी अहम शख्सियत को बुला ले या खान साहब को ही तलब कर ले। नहीं देखें, मेरे नहीं ख्याल के जजेस के अंदर इतनी हिम्मत जुरत है कि वो इमरान खान साहब को तलब करें। उसकी वजह यह है कि 2024 में जब नैब तरामीम केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा था, उसकी नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, तो काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस थे और अटार्नी जनरल और हुकूमत की जानिब से पैगाम पहुंचाया गया कि इमरान खान साहब की जो समाअत है जब ये अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे तो ये बराह रास्त नशर ना की जाए। हालांकि वही दरखास्त जो समाअत है वो पहले लाइव नशर हो रही थी। तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट है, आपको इस बात से क्या कंसर्न था कि हुकूमत या अटॉर्नी जनरल आपसे ये मुतालबा करें और आप फौरन उसके ऊपर अमल दरामद कर दें? आपको तो ये कहना चाहिए था भाई वो इस केस के मरकजी दरखास्त गुजार थे, तो हम कैसे उस बंदे को ये कहें। हाँ आपको तो ये कहना चाहिए था कि आप लाएं अदालत के अंदर उस बंदे को पेश करें, लेकिन आपने हुकूमत का एजेंडा उसमें पूरा कर दिया। एक तस्वीर वायरल हुई, उसके ऊपर भी आपने इंक्वायरी बिठा दी। तो ये चीजें जो है ना वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें चली जाती है। तो जजेस का मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके आपको कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब के बारे में तो हमने ये भी सुना है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट अगर लूली लंगड़ी सुप्रीम कोर्ट बरकरार भी रही, हालांकि उसके इम्कानात भी कम है क्योंकि 28वीं तरमीम में मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक सूबाई एपलेट कोर्ट का दर्जा दिया जा सकता है। 5-5, 7-7 जजेस हर रजिस्ट्री में बिठा दिए जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को दूसरे अल्फाज में खत्म करने का यहाँ से खत्म तकरीबन हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर आईनी अदालत मुंतकिल हो जाएगी। तो मोहम्मद अली मजहर साहब भी अभी भी इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि शायद मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाऊं याहिया अफरीदी साहब के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा हुक्म पास करेंगे। हाँ पहली दूसरी बात यह है कि ये चूंकि पहली समाअत होनी और पहली समाअत पर आपको भी पता होता है कि कोई ज्यादा नोटिस वगैरह के अलावा कोई खास काम उसमें होता नहीं होता। तो उसके बाद फिर हाँ दूसरी समाअत के ऊपर एक और चीज का इंतजार है। कल जब इमरान खान के केसेस हाई कोर्ट में लगे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ बोलेंगे
वही लोग कुछ दिन पहले उनके बेटे की शादी में शिरकत, मलिक आमिर डोगर साहब हैं पीटीआई के, वो चीफ वेब भी हैं, और उसके अलावा लतीफ खोसा साहब भी वहाँ पर जो है वो पहुंचे थे शादी वो खाने एक से लुत्फ अंदोज़ हो रहे थे। हाँ देखिए उसमें ये होता है कि आपकी जो बार की और बेंच की जो सियासत होती है ना, ये आपकी कौमी सियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ मुख्तलिफ होती है। होती है। तो ये वकला का आपस में राब्ता भी होता है, वकला के एक दूसरे से बड़े अच्छे रिलेशन भी होते हैं, ये सियासी तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ होंगे लेकिन एक ही चैम्बर में काम कर रहे होते हैं। अब अली जफर को देख लें, फिर ये बहुत सारे पाकिस्तान लोगों ने माजी के अंदर भी इकट्ठे काम किया होता है। यही हाँ। लतीफ खोसा साहब थे जो कि सरफराज डोगर साहब के बेटे के मुकदमे के अंदर सरफराज डोगर साहब के वकील थे लतीफ खोसा साहब। फिर अगर हम आमिर डोगर साहब की बात करें, चूंकि उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है तो सरफराज डोगर साहब का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। तो बहरहाल इन चीज़ों एक और भी चीज़ है ना कि जब ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो वो था इंतखाबी उजरदारी का केस था, जी जी क्योंकि ये सिर्फ 100 वोट से जीते हुए हैं और तैमूर मलिक साहब के सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन पर 462 वोट का हेरफेर हुआ था। और दोनों हल्के, और यूसुफ रजा गिलानी भी और मूसा गिलानी जो उनके शायद जी, बेटे जी। हैं, तो उन ये दोनों की जो इंतखाबी उजरदारी थे वो सरफराज डोगर साहब ने सुने थे जब ये इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, और वो देखे कि मुल्तान बेंच उनको में। मेहमान खसूसी बनाकर दावत दी हुई थी। हाँ। तो ये अंदर चीजें बहुत चल रही होती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो बाहर की सियासत होती है ये आपकी कौमी सियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इसमें होते हैं आपके जाती ताल्लुकात। सियासत जो है ना, कौमी सियासत, इसके अंदर आपके जाती ताल्लुकात नहीं होते, इसके होते हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी किस साइड पे खड़ी है, फिर उसके मुताबिक आप चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सही बहरहाल बोला साहब। देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वीडियो- समात है और उसमें भी सलमान सफदर साहब को आखिरी मोहलत मिली हुई है, और सरफराज डोगर साहब ने गुज़श्ता समात पर कहा था कि अगर आपने आइंदा समात पर इस बारे में कोई हतमी फैसला ना किया और आपने दलाइल ना दिए तो मुमकिन तौर पर सरफराज डोगर साहब अपनी तरफ से इमरान खान साहब का कोई डिफेंस जो है वो मुकर्रर कर देंगे, और वो इमरान खान साहब की बिहाफ पर दलाइल देगा, और सरकारी वकील जिस तरह पहले इद्दत केस में हुआ है या साइफर केस में हुआ है, ट्रायल कोर्ट के अंदर ये होता रहा है। इसके अलावा जज हमायूं दिलावर वाली केस में भी आपको याद होगा जो तोशा खाना 1 केस था, ईमान मज़ारी केस पे। तो ईमान मज़ार, तो उसमें आप देख लें कि फिर वो उसका असर क्या निकलता है। अच्छा, उसमें नैब कानून में तरमीम इसी वजह से की गई थी कि इमरान खान की सजा को किसी तरीके से बरकरार रखा जाए, क्योंकि आगे अपील जाएगी आईनी अदालत में और आप मेरिट डिस्कस नहीं कर सकेंगे, सिर्फ ये बता सकेंगे जी कि कौन से खामियां या सुकम थे या कौन से तरीकाकार को फॉलो नहीं किया गया, तो फिर आपके पास स्कोप जो है वो तकरीबन 5% रह जाएगा, यानी कि बहुत लिमिटेड रह जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी थी कि जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी साहब से, तो उस दौरान इतलात ये थी कि कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई है कि मोहसिन नकवी साहब ने कन्फर्मेशन दी है सुहेल अफरीदी को कि हम अलकादर ट्रस्ट केस में जो बार बार, यानी कि ये तीसरी मरतबा आखिरी मोहलत थी हाई कोर्ट की तरफ से तहरीक इंसाफ के वकला को पेश होने की और उस पर मरकजी अपीलों पर दलाइल शुरू करने की, तो उसमें जो कन्फर्मेशन थी वो ये थी कि हम 1 महीने के लिए इस केस को मुलतवी करवा देते हैं। उस पर जो है वो कुछ कहीं से रजामंदी जाहिर की गई और फिर हमने देखा कि हाई कोर्ट ने दूसरे रोज़ ही इस केस के अंदर जो है वो 18 जून की तारीख डाल दी, यानी कि कल की आखिरी समाअत हुई थी 19 मई को। तो महीना पूरा हो गया तकरीबन, हाँ 29 दिन, और यानी कि एक पूरा महीना इसके अंदर हो चुका है। तो बहरहाल कल का दिन इंतहाई अहम है। सलमान सफदर साहब इतलात हैं जी कि कल वो अदालत के सामने पेश होंगे, इस्लामाबाद में मौजूद है, इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हैं, और कल देखना होगा कि सरफराज डोगर साहब जो है वो मजीद तहरीक इंसाफ को वक्त देते हैं या अपील पर आर्गूमेंट्स तहरीक इंसाफ कर पाती है या नहीं कर पाती। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि सरफराज डोगर साहब तहरीक इंसाफ की जो है वो गले के ऊपर छुरी रख कर बैठे हैं। इससे पहले हमने नैब केसेस के अंदर देखा है, नैब जब सजा मुअत्तली के अंदर हीले बहाने कर रहा था तो जून 2025 के अंदर नैब ने कहा जनाब कि हमने 5 रुकनी टीम तश्कील दी है, और उस 5 रुकनी टीम ने जो है वो प्रोसिक्यूशन की जो टीम है उसने केस की तैयारी करनी है, सारे वॉल्यूम्स पढ़ने हैं, लंबा चौड़ा केस है, तो हमें 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए, हमें 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए। उस पर हमने देखा कि सरफराज डोगर साहब ने 3 हफ्ते की बजाय 3 महीने का वक्त दिया, पूरी गर्मी की छुट्टियां गुजार दी। जून, जुलाई, अगस्त, दोबारा सितंबर के अंदर जाकर केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, यानी कि 3 महीने उनको मिले, और यहाँ पर तहरीक इंसाफ को 3 तारीखें नहीं मिल रही, यानी कि 3 दिन नहीं मिल रहे। तो बहरहाल ये तीसरी मरतबा जी ऐसा है। आपने बात की ना, वीडियो काफी लंबी होगी, खत्म करते हैं। आपने जो बात की ना कि मोहसिन नकवी साहब ने यकीन दहानी कराई थी और महीने की तारीख मिल गई थी, तो यहीं से आप अंदाजा कर सकते हैं कि सरफराज डोगर साहब कितने आज़ाद जज हैं। और हमें तो ये जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद वजारत दाखिला के अंदर इस्लामाबाद की जो विफाकी हाई कोर्ट है वो चल रही है, ये तो हमें ऐसा ही नज़र आता है, क्योंकि यही मोहसिन नकवी साहब हैं जिनके मातहत बहुत सारे इदारे हैं, जिसमें FIA है, नैब है, पुलिस है। इन
रोजाना की बुनियाद पर सरफराज जोकर साहब की अदालत के अंदर इनके खिलाफ केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं, यानी कि दूसरे अल्फाज के अंदर मोहसिन नकवी साहब कटहरे के अंदर होते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी के जेर अंडर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनकी रोजाना जिन पर इल्जामात हैं और वो हाई कोर्ट में उनके केस समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं। तो बहरहाल बड़ी अजीब किस्म की अदालतों की कहानी है। मजीद कल देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।